बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि शक्ति दो रूपों में कार्य करती है, एक वैधानिक और एक अवैधानिक। अवैधानिक रूप में जब वह कार्य करती है तो वह हिंसा पर आधारित हो जाती है, और जब वह वैधानिक रूप से कार्य करती है तो वह सत्ता के रूप में कार्य करती है। शक्ति और सत्ता में अंतर केवल इतना सा होता है कि शक्ति का उपयोग उच्च पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है और सत्ता उच्च अधिकारियों से प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा संपादित की जाती है। लेकिन अब आती है वैधता। वैधता का उपयोग भी उच्च पदाधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वैधता को अपन औचित्यपूर्णता के रूप में मानते हैं। औचित्यपूर्णता से तात्पर्य, जैसा कि शब्द से ही मालूम होता है, कि जो चीज़ उचित है, प्रशासनिक व्यवस्था में संवैधानिक तरीकों से हटकर भी स्वविवेक के आधार पर कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिस पर जनता की सहमति और विश्वास की अधिकता पाई जाती है। विशेष तौर से इसी चीज़ को अपन एक प्रकार से वैधता कहते हैं, यानी कि संवैधानिक रूप से जो कार्य हमें करने हैं या कर रहे हैं, चाहे वह संवैधानिक रूप में लिपिबद्ध हो या नहीं हो, लेकिन उनका संबंध अच्छाइयों के साथ में होता है या जन कल्याण की भावना के साथ में होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जनमत में उस कार्य के प्रति विश्वास होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो कार्य किए जाते हैं उनसे साधारण जनता को लाभ कैसे पहुंचता हो। इस चीज़ को अपन वैधता या औचित्यपूर्णता कहते हैं। हालांकि औचित्यपूर्णता या वैधता ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही प्रारंभ में मानी जाती है। सबसे पहले अपन मानते हैं कि एक रोमन विद्वान थे सिसरो। उन्होंने भी वैधता को राज्य के लिए आवश्यक माना और इसके तहत उन्होंने ये निर्धारित किया कि शक्ति और सत्ता चाहे अपने कार्यों को संवैधानिक रूप से करती हो, लेकिन वैधता वह कार्य है जो साधारण जनता की सुख सुविधाओं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ वैधानिक कार्यों के साथ साथ में स्वविवेक के आधार पर भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इन पर जनमत का विश्वास होता है और जनता एक प्रकार से जो व्यक्ति वैधता का उपयोग करता है उसके प्रति आस्था बनी रहती है। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि वैधता, जिसे अपन औचित्यपूर्णता कहते हैं। हालांकि देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अपन मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के तहत इसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले कार्ल जे फ्रेडरिक ने इसे परिभाषित किया और यह कहा कि वैधता कानून और शासकों के मध्य न्याय संगत होने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कानून और शासक एक दूसरे के किसी भी कार्यों की उल्लंघना नहीं करते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि शासक कानूनों की उल्लंघना नहीं करता और कानून इतने कठोर भी नहीं होते कि यदि शासक जनता के कल्याण के लिए कोई कार्य करता हो तो ऐसी स्थिति में किसी कानून की उल्लंघना होती हो। अर्थात फ्रेडरिक ने कहा था कि वैधता कानून और शासकों के न्याय संगत होने का एक तरीका है या दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार से देखिए, लिपसेट ने भी इसे परिभाषित किया है कि वैधता राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वैधता व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करना और उस व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली है। सामान्यतः यह राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो या लोगों के कल्याण की अगर व्यवस्था हो, तो यह है कि वैधता व्यवस्थाओं में विश्वास उत्पन्न करना एवं उसमें स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। और इसी आधार पर अपन ब्लेंडेल ने भी इसे परिभाषित किया है कि वैधता सहमति एवं विश्वास पर आधारित वह कार्य है जो वैधताधारी को किसी भी प्रकार के कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। तो सामान्यतः अपन एक इस बात को कह सकते हैं कि वैधता स्वविवेक के साथ साथ में वैधानिकता के अनुरूप या लोक कल्याण या जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दिए गए ऐसे आदेश हैं या किए गए ऐसे कार्य हैं जो विश्वास के आधार पर टिके हुए हैं। इस आधार पर देखिए, अपन कह सकते हैं कि वैधता का इतिहास या इसका विकास कैसे माना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिसरो का नाम भी लिया था कि सिसरो के द्वारा इसे परिभाषित किया, लेकिन यूनानी विचारकों में जैसे कि प्लेटो है, अरस्तु है, मध्यकालीन में कुछ ऐसे भी माने जाते हैं जो समझौतावादी विचारक हैं, वर्तमान में भी कुछ विचारक हैं जैसे कि टी.एच. ग्रीन है इत्यादियों ने इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जैसे कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में
एक न्याय सिद्धांत दिया और उस न्याय सिद्धांत में दो चीजें निर्धारित की गई कि जहां राजा सद्गुणी हो वहां कानून की आवश्यकता नहीं होती, और यदि राजा सद्गुणी नहीं है या ज्ञान नहीं रखता है तो वह कानून की पेचीदगियों को समझ ही नहीं सकता। इसलिए न्याय को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हुए उन्होंने इस बात का निर्धारण किया कि वास्तविक रूप से न्याय अनुरूप किए गए कार्य जो जनता की भलाई के लिए किए जाते हों, यही एक प्रकार से वैध है या यह एक प्रकार से वैधानिकता रखते हैं। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तहत विधि का शासन यानी कानून का शासन एक सिद्धांत दिया, जिसके तहत उन्होंने राजा एवं कानून दोनों को यानी कि न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था दोनों में सामंजस्य की स्थिति को पैदा करते हुए इस बात को निर्धारित किया कि राजा को न्याय अनुकूल कार्य किए जाने चाहिए जो वैधानिकता के अनुरूप हो। इसी प्रकार से देखिए हॉब्स लॉक रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति के जो समझौता सिद्धांत दिए हैं, इन तीनों के द्वारा ही समझौता सिद्धांत दिए, लेकिन तीनों की विचारधारा एक ही मानी जाती है कि सभी व्यक्तियों ने समझौते के माध्यम से जिस राज्य की स्थापना की है वह वैध है, क्योंकि इसमें जनता की सहमति थी और जनता की सहमति और उसमें विश्वास होने के कारण राज्य जैसी संस्था का विकास हुआ है। तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि यहाँ पर भी वैधता के तत्व हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आधुनिक विचारक टी.एच. ग्रीन ने भी इस राज्य संबंधी अवधारणा में ये कहा है या राज्य के विकास के बारे में यह कहा है कि राज्य का निर्माण इच्छा के परिणाम स्वरूप हुआ है, शक्ति के बल पर नहीं। अर्थात सभी व्यक्तियों की इच्छा के आधार पर या सहमति के आधार पर या विश्वास के आधार पर ही राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। और उन्होंने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, ना कि शक्ति। अर्थात वह एक प्रकार से वैधता को प्रदर्शित करता है। तो सामान्यतः ये तो है आपकी कुछ परिभाषाएं जो इस बात का निर्धारण करती हैं या इसका कुछ विकास है जो किस प्रकार से हुआ है वैधता। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है तो इस वैधता की विशेषता क्या है। मैंने सारी चीज़ें आपको ये स्पष्ट कर दी कि वैधता एक प्रकार से जन समुदाय की सहमति, विश्वास, आश्रितता, इन चीज़ों को आधार मानकर किए जाने वाले वे कार्य हैं जो कल्याणकारी होते हैं और ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जिसपे सर्वसाधारण को सुख प्रदान होता हो, सभी व्यक्तियों की सहमति प्राप्त होती हो, और इसे अपन वैधता कहते हैं। कानून से हटकर भी वैधता में स्वयं विवेक की शक्ति भी पाई जाती है। तो सामान्यतः अपन की विशेषताओं की बात करें कि विशेषताओं में सबसे पहले बात तो यह है कि यह विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित अवधारणा है। अर्थात सभी व्यक्तियों की इच्छा या बहुमत की इच्छा के आधार पर भी जो निर्णय लिए जाते हैं और उनको संचालित अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह वैधता का गुण रखती है। इसके आधार पर देखिए शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करने की अवधारणा है। सामान्यतः कभी कभी अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति के बल पर कोई व्यक्ति एक शासन व्यवस्था की स्थापना तो कर लेता है, लेकिन यदि वह जनता के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो वह अवैध घोषित करके उसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन शक्ति के बल पर प्राप्त की हुई सत्ता या शक्ति के बल पर प्राप्त किया हुआ शासन यदि जनता के अनुकूल हो तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है और उसे वैधानिकता प्राप्त हो जाती है, और इसे ही हम वैधता का रूप प्रदान करते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति को सत्ता में परिवर्तन करने की अवधारणा है वैधता, जिसके तहत उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार के कार्यों को संचालित कर सकता है, किसी भी प्रकार से आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वैधता लोगों के मूल्यों एवं विश्वास पर आधारित होती है। मूल्यों और विश्वासों पर आधारित होती है कि मूल्य व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है, नागरिकता है, प्राथमिक आवश्यकताएं। इनकी पूर्ति करने के साथ साथ अपन ये मानते हैं कि लोगों में विश्वास की अवधारणा पाई जाती है, और यह वैधता की महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है कि वह नागरिकों के मूल्यों को आधारित है, मूल्यों पर आधारित है एवं उनके विश्वास पर आधारित अवधारणा है। इसके बाद देखिए कि चौथा है कि राजनीतिक शक्ति को आधार सार्वजनिक कल्याण। जिस व्यक्ति के पास में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और वो ये चाहता है कि मुझे वैधता प्राप्त है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि यह ऐसा संभव तब तक नहीं है क्योंकि वैधता केवल जन समुदाय की सहमति पर आधारित है, और इसी कारण अपन ये मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसका आधार सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए, और यही उसकी वैधता का प्रमाण माना जाता है।
विशेष तौर से ये बात निर्धारित हो जाती है कि वैधता उच्च अधिकारियों के द्वारा या सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए ऐसे आदेश होते हैं जिन पर जन सहमति की आवश्यकता आवश्यक है, और यदि कोई व्यक्ति उनके आदेशों की पालना नहीं करता है तो वह वैधता नहीं बल्कि अवैधता के रूप में मानी जाती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी माने जाते हैं कि विशेषताएं निर्धारित तो करती हैं कि जन सहमति पर आधारित यह अवधारणा वैधता कहलाती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ संकट भी हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में वैधता प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि नवीन विचारधाराएं एवं संस्थाएं। नवीन विचारधाराएं या नए विचार कुछ ऐसी उत्पन्न हुए हैं या कुछ संस्थाओं का निर्माण ऐसे हुआ है जो व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है, और ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होने के कारण किसी भी रूप में उससे वैधानिकता प्राप्त नहीं होती, और जब वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से नवीन विचारधाराओं में का इसमें सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है और किसी न किसी रूप में इस वैधता को अड़चन पैदा करता है। दूसरी तरफ यह है कि परंपरागत सत्ता है। प्रत्येक समाज की, प्रत्येक संस्था की, प्रत्येक समुदाय की कुछ अपनी परंपराएं होती हैं जो लंबे समय तक रीति रिवाज के रूप में कार्य करती हैं। कुछ ऐसी परंपराएं भी होती हैं जो व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, लेकिन जन साधारण उन परंपराओं को त्यागना नहीं चाहती। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यदि वैधताधारी किसी प्रकार की कोई योजनाएं संचालित करके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना चाहता है तो ये परंपराएं कहीं न कहीं अड़चन पैदा करती हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि यह परंपराएं अवरोध पैदा करती हैं। यानी कि एक प्रकार से यह संकट है वैधता के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है नवीन गुट एवं समुदायों का राजनीतिकरण। कुछ छोटे छोटे संगठन या कुछ दबाव समूह ऐसे निर्मित कर दिए जाते हैं जिसके कारण साधारण जनता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ने से तात्पर्य यह है कि वह सही रास्ते पर जाने के बजाय उन्हें गुमराह किया जाता है, उसे राजनीतिक प्रलोभन या राजनीतिक कार्यों की उपेक्षा के आधार पर उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति पर यह लोग वैधताधारी व्यक्ति के ना तो आदेशों की पालना करते हैं बल्कि उनके विरुद्ध या तो क्रांति करने या उपद्रव फैलाने के जैसे यानी कि कार्यों में या शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि नई राजनीतिक व्यवस्थाएं एवं अक्षमता। कभी कभी अपन ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में यानी कि उसे पद प्रदान कर देते हैं जो उसकी सक्षमता के विपरीत होती है। योग्य व्यक्ति होता है तब तो वह वैधता का उपयोग ठीक प्रकार से कर लेता है, लेकिन यदि उसको उस पद पर पहुंचा तो दिया जाता है लेकिन उस पद के लायक ना तो उसमें योग्यताएं होती हैं और ना ही वह कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करता है, ना ही ऐसी योजनाओं को संचालित कर सकता है जो कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ में लोगों में विश्वास पैदा कर सकता हो। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी या वैधता के लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो है कि नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को किसी न किसी प्रकार से सक्षम नहीं माना जाता, और जहाँ पर सक्षमता पाई जाती है वहाँ पर वैधता स्वाभाविक रूप से संचालित कर दी जाती है। इसी के आधार पर अपन एक और मानते हैं कि वैधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है प्रतिभाशाली नेतृत्व में कमी। जहाँ प्रतिभाशाली नेतृत्व पाया जाता है वहाँ पर शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो वह सत्ता के रूप में कार्य करता है, और जब सत्ता उसे प्राप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिकता के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन अधिकार प्राप्त होने के बाद भी किसी न किसी रूप में जब उसकी सक्षमता इतनी नहीं होती या प्रतिभाशाली नेतृत्व की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से वैधता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। लेकिन अब समस्या ये ऐसी है कि खतरा तो बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसे उत्पन्न करने या इसे समाप्त करने के भी तो कुछ तरीका होने चाहिए। या अपन ये कह सकते हैं कि वैधता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं और उनका होना अधिक आवश्यक है, क्योंकि वैधता को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है। या अपन ये कह सकते हैं कि वैधता अर्जित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो ये चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि विचारों के अनुरूप ढलना, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिकरण, सांस्कृतिकरण, सामाजिक परिवर्तन होना एक स्वाभाविक घटना है। वैधताधारी को यह आवश्यक है कि वह परिस्थितियों के अनुरूप विचारों में परिवर्तन करे, योजनाओं में परिवर्तन करे और देने वाले आदेशों में भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता हो। दूसरा है कि परंपरागत एवं राजनीतिक विरासत की रक्षा। परंपराओं को कोई किसी भी रूप में
जब तक स्वीकार करता है जब तक कि उसकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, और इसे किसी भी रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां परंपराओं से पृथक होती हैं। वैधताधारी के लिए यह आवश्यक है कि वह परंपराओं और राजनीतिक विरासत जो है उसमें दोनों में सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखे, और इसी कारण वह वैधता अर्जित कर सकता है। इसके अलावा देख लीजिए कि संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। हो सकता है कि संवैधानिक व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार के या फेरबदल होने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी यह आवश्यक है कि वह संवैधानिक तत्व यानी कि संवैधानिक रक्षा करने का कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह वास्तविक रूप से वैधता का पात्र होता है और वह वैधता प्राप्त कर लेता है। किसी भी देश के कानून का संग्रह या किसी भी देश के कानूनों की ऐसी एक संकलित सामग्री जो संविधान के रूप में परिवर्तित हुई है, उसको रक्षा करना उसकी एक आवश्यक होती है, क्योंकि यह संविधान या कानूनों का संग्रह सभी व्यक्तियों की सहमति के आधार पर ही बनाया गया होता है, और वैधताधारी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह उसकी रक्षा करे। इसके बाद देखिए कि सेना का राजनीतिक क्रियाओं से बिल्कुल पृथक रखना। यह आवश्यक है कि सेना का प्रभाव किसी भी रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जहां राजनीतिक क्रियाएं सेना से प्रभावित होती हैं वहां पर निरंकुश शासक होने की संभावना अधिक होती है, और जहां निरंकुश शासन होता है वहां पर उससे जनता का ना तो विश्वास प्राप्त होता है और ना ही जन सहमति आवश्यक होती है, और ऐसी स्थिति में कल्याणकारी कार्य भी नहीं होते। इसलिए वैधताधारी के लिए यह आवश्यक है कि वह सेना को राजनीतिक क्रियाओं से पृथक रखे और कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संचालित कर सके, जिससे कि वह जनमत में विश्वास प्राप्त कर सके। इसके बाद एक है कि विचार विमर्श एवं सहमति। अपन ये जानते हैं कि शासन का प्रधान अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है या उसके परामर्श के लिए अधीनस्थ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो सत्ताधारी है पूर्ण रूप से वैधता के अनुरूप कार्य करता है, तो उन कार्यों को करने के लिए उनसे परामर्श के आधार पर या विचार विमर्श परामर्श के आधार पर ही कार्य किया जाना चाहिए, और यह भी एक प्रकार से वैधता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तत्व है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति, सत्ता और वैधता, इनमें केवल डिफरेंस इतना माना जाता है कि शक्ति दो रूपों में कार्य करती है। जहां शक्ति अवैधानिक रूप में होती है तो वह हिंसात्मक कार्यों को जन्म देती है, लेकिन जहां शक्ति वैधानिक रूप में कार्य करती है तो वह सत्ता के रूप में कार्य करती है। सत्ता के रूप में जो कार्य करता है उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह आदेश देने और इसे क्रियान्वित करने की शक्ति रखती है। लेकिन साथ साथ में वैधता भी उच्च अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाला वह तत्व है जो जन सहमति एवं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित है। इसमें वैधानिकता के साथ साथ में कुछ स्वयं विवेकात्मक ऐसे कार्य भी किए जाने चाहिए जो जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो और जनमत में विश्वास पैदा करते हो। यानी कि प्राचीन कालीन रोमन विचारक सिसरो से लेकर वर्तमान विचारक टी.एच. ग्रीन तक की विचारधाराओं में अपन वैधता को देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि नागरिकता क्या होती है, नागरिक और नागरिकता में अंतर क्या होता है, कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कौन कौन से अधिकार नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।